गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी चल रही थी समुद्र विज्ञान में, तो महासागरीय जल का घनत्व जो है आज का न्यू टॉपिक है हमारा, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व हमने महासागरीय जल की लवणता के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है टर्म है वो है महासागरीय जल का घनत्व। तो देखिए, घनत्व तो क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो देखिए, घनत्व क्या होता है? किसी तत्व के, है ना, किसी भी तत्व के प्रति घन आयतन में उपस्थित इकाई आयतन के द्रव्यमान, तो क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं घनत्व, है ना। देखिए, जो सभी चीजें जो होती हैं उनका कोई ना कोई घनत्व होता है, चाहे वो जल हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो आपका लोहा हो, है ना। तो सभी वस्तुओं का अपना अपना एक घनत्व होता है ना। उसी प्रकार जल का भी घनत्व होता है। देखिए, जल का जो स्टैंडर्ड जो घनत्व निकाला जाता है, जो औसत घनत्व निकाला जाता है, वो शुद्ध जल का वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाला जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको हम फाइंड आउट करते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है घनत्व को ज्ञात किया जाता है। और इस पर जो घनत्व आता है जल का, वो कितना आता है? 1.00 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आता है। सेंटीमीटर क्यूब आता है, यानी 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यानी कि घन सेंटीमीटर मतलब 1 घन सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर लंबा। जैसे डाइस होता है ना, पासा, वैसे ही, है ना। तो ये निकल के आता है कि शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो लगभग 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखिए, ये होता है शुद्ध जल का घनत्व होता है। परंतु क्या होता है, सागरीय जल का जो घनत्व होता है वो थोड़ा इससे अलग होता है। उसका घनत्व होता है आपका 1.0627 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो 1 घन सेंटीमीटर जो घनत्व होता है ये शुद्ध जल का होता है ना। परंतु समुद्र के जल में कुछ लवण मिले रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, या इसको नमक भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है? समुद्र के जल में मिलाप होता है। इसकी वजह से इसका जल जो है वो इस जो शुद्ध जल है इसे 2 से 3% क्या होता है? ज्यादा होता है ना। तो इसका घनत्व कितना होता है? वो 2 से 3% जो है वो ज्यादा होता है समुद्र के जल का, है ना। और इसके अलावा देखिए क्या होता है, घनत्व में परिवर्तन से कई सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। घनत्व जहां पर भी अधिक हो जाता है तो अधिक क्यों होता है? देखिए, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, घनत्व मेनली डिपेंड करता है तापमान पर, है ना। तो तापमान एक ऐसी चीज है जिस पर घनत्व जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए कि किसी स्थान का तापमान अधिक हो जाए, जब क्या हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगा, है ना। डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगा, और जहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा वहां डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो देखिए, इन दोनों में क्या है? विलोम संबंध है। यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर में और डेंसिटी यानी कि घनत्व में विलोम संबंध है। यानी कि तापमान बढ़ने पर घनत्व कम हो जाएगा, परंतु तापमान घटने पर जो है वो घनत्व जो अधिक हो जाए। एक्चुअली क्या होता है कि जहां पर तापमान सागर तल पर, मान लीजिए जैसे कोई सागर तल है ये, और इस पर तापमान जो है वो क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए वो तापमान जो है वो बढ़ गया है ना। तो तापमान बढ़ने की वजह से क्या होगा? तापमान बढ़ने की बदौलत यहाँ पर तापमान अधिक हो जाएगा सागरीय सतह का। तो जो सागरीय जल है वो फैलने लगेगा, फैलेगा तो क्षैतिज गति करेगा उस समय, है ना। तापमान बढ़ने पर क्या होगा? क्षैतिज गति करेगा, है ना, यानी अगल बगल में गति करेगा। परंतु जब ये मान लीजिए इस जगह का तापमान कम हो जाता है, तो तापमान कम होने की वजह से क्या हुआ कि समुद्र का जो जल है वो सिकुड़ने का प्रयास करेगा। तो सिकुड़ने की वजह से इसका घनत्व जो है बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो कम तापमान की वजह से क्या होगा, यहाँ पर घनत्व जो है
वो बढ़ जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है तो घनत्व कम हो रहा है, यहाँ पर तापमान जो है वो कम हो रहा है तो घनत्व जो है बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, देखिए जब सागरीय जल का घनत्व बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर जो सारी जगह वो ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो जल जो है लंबवत गति करेगा नीचे की तरफ, है ना। वो जल क्या करेगा, लंबवत गति करेगा, नीचे ठंडा होकर के नीचे बैठेगा, क्योंकि भारी हो जाएगा ठंडा होने की वजह से, उसका घनत्व अधिक हो जाएगा, क्योंकि पानी सिकुड़ेगा तो भारी होगा, है ना। तो मॉलिक्यूल्स उसके पास पास आने लगेंगे, है ना, पानी के, तो उससे क्या होगा, पानी नीचे जाएगा, और नीचे जाने की वजह से क्या होगा, उसमें घनत्व बढ़ने लगेगा, और इसका स्थान लेने के लिए आसपास का पानी जो है वो इससे उच्च तापमान का है, वो यहाँ पर आना लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि महासागर पर फिर इसी से क्या होता है, इसी से जो सर्कुलेशन चालू हो जाता है, जिसको हम धारा कह देते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो तापमान में परिवर्तन से देखिए घनत्व में परिवर्तन हुआ, और घनत्व में परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, धाराओं का जन्म हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, ये आपकी इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा है ना। तो इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है ना, टेम्परेचर हाई होता है, तो यहां से क्या होता है, यहां से सर्कुलेशन बन जाता है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, यहां पर टेम्परेचर लो होता है, लो, है ना। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होता है, जल यहां पर नीचे बैठता है, और तली से होता हुआ वो भूमध्य रेखा के करीब आकर के ऊपर उभार के ऊपर आता है, और ऊपर का गर्म जल है वो यहाँ पर चलना शुरू कर देता है, तो इधर की तरफ, है ना। तो इस प्रकार से जल में ये क्या होता है, एक सर्कुलेशन बन जाता है, और इस सर्कुलेशन को हम किस नाम से जानते हैं, सागरीय धाराओं के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखिए तापमान तो क्या हो गया यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, क्योंकि तापमान जो है वो सीधा सीधा जो है घनत्व को प्रभावित कर रहा है, जिससे क्या है, सागरों में गति उत्पन्न होती है, अधोगति अथवा क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। तो देखिए ये है तापमान का प्रभाव। इसके बाद देखिए हम देखते हैं लवणता, है ना। देखिए लवणता का सीधा संबंध भी तापमान से ही है, क्योंकि मान लीजिए कभी कोई समुद्र है ना, ये समुद्र है, तो समुद्र में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ने से क्या होगा, ऊपरी परत का वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होने से जो ऊपरी परत है उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होने से लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि ऊपरी परत का जो है क्या हो रहा है, जो वाष्पीकरण है वो अधिक हो रहा है, तो क्या होगा, अब ऊपरी परत का जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो ऊपरी परत का घनत्व कम हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा घनत्व, क्योंकि क्या है उसमें वाष्पीकरण अधिक होने से क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा कि जो वाष्पीकरण अधिक होगा तो उसमें क्या लवणता बढ़ेगी, क्योंकि लवणता की मात्रा जो है ऊपरी वाले जल में बढ़ जाएगी, है ना। तो जो नीचे वाला जल है वो क्या होगा, वो कम लवणता वाला है, वो क्या होगा, वो जल वो जो है वो नीचे से ऊपर आएगा, और ऊपर वाला जल जो है स्थानांतरित होकर के नीचे पहुंचेगा। तो इस प्रकार से भी इसमें सर्कुलेशंस बन जाते हैं, पानी में जो है वो सर्कुलेशंस बन जाते हैं। इसके बाद देखिए दबाव भी है, तो दबाव क्या करता है, देखिए सागरीय जो जल होता है उस पर जो है दबाव का असर बहुत कम पड़ता है ना। ये दबाव का जो प्रेशर का जो असर है, जो वायु दाब का जो दबाव का जो असर पड़ता है, ये सबसे ज्यादा वायु पर पड़ता है ना। सागरीय जल पर पड़ता तो है परंतु बहुत कम पड़ता है, लो पड़ता है, वायु पर अधिक पड़ता है ना। आपने देखा होगा कि जब किसी एक स्थान पर वायु दबाव अधिक होता है और दूसरे स्थान पर कम होता है, मान लीजिए ये दो स्थान है R और T, इसमें यहाँ पर वायु दाब कैसा है, वो लो है, यहाँ पर क्या है, वायु दाब जो है अधिक है, तो यहाँ से हवा इस साइड चलने शुरू हो जाएगी, और इस जगह घिरने के लिए वो ये वाली वायु चलने लगेगी, तो इससे एक सर्कुलेशन बन जाएगा, एक संचरण मॉडल बन जाएगा। इस संचरण मॉडल की वजह से क्या होगा, वायु का स्थानांतरण होने लगेगा, परंतु सागरों में ऐसा नहीं है दबाव की वजह से। हालांकि दबाव का प्रभाव पड़ता है परंतु वायु दाब का इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दबाव की शक्तियां जो होती हैं वो जल पर अधिक काम नहीं करती जितना वायु पर करती है ना। परंतु दबाव की वजह से क्या होगा, किसी स्थान का जो तल होता है समुद्र का वो नीचा हो जाता है और किसी स्थान का ऊंचा हो जाता है, तो इससे क्या है, इससे भी जल जो है स्थानांतरित होने लगता है, ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर चलने लगता है जल, है ना। तो देखिए तापमान, लवणता और दबाव, ये तीनों ही जो है घनत्व के नियंत्रण के महत्वपूर्ण कारक है ना। तो ये तो हो गए आपके घनत्व को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनकी व्याख्या है। इसके बाद इसमें तीन शब्द और आते हैं, थर्मोक्लाइन, पाइक्रोलाइन और हेलोक्लाइन। तो देखिए ये क्या होता है, थर्मोक्लाइन कहते हैं 300 से 1000 मीटर गहराई पर जाने पर
तो तापमान में ह्रास होता है, तापमान में क्या होता है, ह्रास होता है, परिवर्तन होता है ना, डिक्रीजमेंट होता है, मतलब कमी आती तापमान में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन कहते हैं इसको। इसी प्रकार से 300 से 1000 मीटर की गहराई पर जाने पर यदि घनत्व में कोई डिफरेंस आता है तो क्या कहते हैं इसको, हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। और इसी प्रकार 300 से 1000 मीटर की गहराई पर जाने पर, है ना, जो लवणता में परिवर्तन आता है, सैलिनिटी में जो परिवर्तन आता है या ह्रास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेलोक्लाइंस कहते हैं। तो देखिए तीनों ही टर्म सागर से संबंधित है और सागर के बारे में तीनों ही टर्म जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि थर्मोक्लाइन और पाइक्लोक्लाइन और हेलोक्लाइन तीनों में आपस में संबंध होता है, क्योंकि जो तापमान है उसकी वजह से घनत्व जुड़ा हुआ है और घनत्व जो है तापमान, इसके अलावा लवणता भी जो है तापमान से जुड़ी हुई। तो तीनों तत्व आपस में ही सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं और ये तीनों की क्या है, विशेषता भी है ना। तो सागरों में इन तीनों ही चीजों का पर्याप्त महत्व है, थर्मोक्लाइन का, पाइक्लोक्लाइन का और हेलोक्लाइन का। इसके बाद देखिए आपका अगला चैप्टर है लवणता, तो करा दिया, महासागरीय तापमान भी हो गया। इसके बाद है आपका महासागरीय धाराएं ना। इसके बाद अगला टॉपिक आपका वो है महासागरीय धाराएं, जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।